अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनमें से ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके इस्तेमाल होंगे 5.3 में। 5.3 के एंड पे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ना वो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस है। ठीक है ना, तो वो जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको फिर इस पूरे चैप्टर का मतलब समझ लगेगा कि आपने ये सारा जो प्रोसीजर अप्लाई किया, ग्राफ बनाए, ये किस वजह से बनाए। ठीक हो गया। बहरहाल अब ना कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। ये इधर ना मैंने इस पे लिख भी दी हैं आपके सामने। अब सबसे पहला लफ्ज़ है प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट। अब इसका मतलब समझना, कई लोगों को ना इसके कॉन्सेप्ट में ना प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली बच्चों को। अब कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदियां, रुकावटें। अब इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे ना एक मैंने एग्जांपल ऐड किया, आपने इस बात को समझना है कि कॉन्स्ट्रेंट किसको कहते हैं, प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट होता क्या है। देखें एग्जांपल क्या है कि अगर ना आप दो तरह के पेन ख़रीदना चाहते हो। ठीक है, दो तरह के पेन ख़रीदना चाहते हो आप। अब एक जो पेन ए है ना उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, पेन बी की जो कॉस्ट है ना बेटा वो है 15 रुपीज़। ठीक है, इस एग्जांपल को देखने, बड़ी आसान सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की है। दोबारा सुनना है कि प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट किसको कहते हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने लगा हूँ। लेट्स सपोज कि आप दो तरह के पेन ख़रीदना चाहते हैं। एक पेन है, उसको हम कह देते हैं ये पेन ए है, हम कहते हैं उसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ है पर पेन। एक हमारे पास पेन बी है, उसकी कॉस्ट है 15 रुपीज़ पर पेन, लेकिन आपका जो टोटल बजट है ना वो 150 है। यूं कह लेते हैं आपकी पॉकेट में ना टोटल 150 रुपीज़ है और आपने दो तरह के पेन खरीदने हैं। ठीक होगी बात। अब खुद सोचें यहाँ पे रुकावट क्या है। रुकावट ये है, कॉन्स्ट्रेंट क्या है यहाँ पे कि आपके पास 150 से ज़्यादा अमाउंट ही नहीं है। ऐसा ही है 150। तो अगर आपने परचेजिंग करनी है, आपने दो तरह के पेन लेने हैं। ठीक है, दो तरह के पेन लेने हैं तो उनकी तादाद इतनी होनी चाहिए कि उन दोनों की जो कॉस्ट है ना वो 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 150 से कम हो सकती है, 150 भी हो सकती है। ऐसा ही है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट है कि ये रुकावट बन रहा है। ऐसा ही है। अब देखो लेट्स सपोज, ये देखिए मैंने साथ मेंशन किया है कि x क्या है, नंबर ऑफ पेन a है, और y क्या है, नंबर ऑफ पेन b है। ठीक है, मतलब x नंबर ऑफ पेन a है और y जो है नंबर ऑफ पेन b है। तो खुद सोचें, एक जो पेन a है उसकी एक पेन की प्राइस 10 रुपीज़ है, तो क्या बन गया, ये देखें 10x। y क्या है, नंबर ऑफ पेन b है, तो ये 15y आ गया। तो खुद सोचें आप इनकी जो प्राइस होनी है वो क्या होनी चाहिए, या तो 150 से लेस होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो ज़रा गौर करें, ये इक्वेशन आपको क्लियर हुई कि 10x प्लस 15y इज़ लेस देन इक्वल टू 150 क्यों आया, कि आप चाहे जितने पेन भी खरीदो, प्रॉब्लम क्या है, रुकावट कहाँ पे आ रही है कि उनकी जो प्राइस है ना वो 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 150 से लेस होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे लेस देन आया, और इक्वल टू 150 भी हो सकता है। क्यों, आपकी पॉकेट में 150 रुपीज़ तो हैं, तो आप इतनी की तो परचेजिंग कर सकते हो। क्लियर होगी बात। तो प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट किनको कहा जाता है, जो रुकावटें आती हैं। क्लियर, वो क्या, अगर आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ, जो रुकावटें आती हैं, जो पाबंदी हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपके पास कॉन्स्ट्रेंट कहलाती हैं। क्लियर होगी बात। मेरा ख्याल में अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। क्लियर होगी बात। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। 5.2 और 5.3 में ना आपको ये बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। क्लियर होगी बात। जैसे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है। क्लियर, नंबर ऑफ आइटम्स कभी नेगेटिव हो सकती हैं। आप कह सकते हो कि आपने -5 पेन परचेज करने, नहीं हो सकते। ऐसा ही है। आप कह सकते हो कि -2 घंटे लगने हैं इस काम को ख़त्म करने के लिए। तो ये चीज़ें क्या होती हैं बेटा, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट कहलाती हैं। ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये सारी बातें मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा 5.3 के जो एंड वाले क्वेश्चन है। ठीक होगी बात। अब डिसीजन वेरिएबल,
अगली डेफिनेशन क्या है, डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, ये जो आपने वेरिएबल्स लेट किए हैं, लेट्स सपोज कि हमने पेन ए के लिए लेट कर लिया था x और पेन बी के लिए हमने क्या कर लिया था y, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्लियर होगी बात, ये 3 डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट, प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट मींस जो रुकावटें आती हैं उसकी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, जो नेगेटिव नहीं हो सकते, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स नेगेटिव नहीं हो सकते, टाइम ड्यूरेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद डिसीजन वेरिएबल कौन कौन से हैं, देखो पेन ए था तो हमने उसको x से डिनोट कर दिया कि जो पेन ए है वो क्या आपके पास x आ गया, नंबर ऑफ पेन जो ए था। इस तरह जो पेन बी था, नंबर ऑफ पेन बी, उसको हमने किससे डिनोट कर लिया, y से। क्लियर, तो ये क्या कहलाते हैं, डिसीजन वेरिएबल। क्लियर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बहुत दफ़ा पेपर में आई है, फिजिबल रीजन। देखो इससे पहले आपने ना सॉल्यूशन रीजन फाइंड किया तो वो देखो ऐसा भी मुमकिन था, पहले दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट में भी बन रहा होता था, इकट्ठा बन रहा होता था, लेकिन फिजिबल रीजन क्या होगा, ऐसा रीजन जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट होगा, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, फिजिबल रीजन बोला जाता है। अभी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी इंसर्ट की हुई है, इसमें भी मैं आपको समझाऊंगा, और इसके बाद जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको फिजिबल रीजन समझाऊंगा। क्लियर, तो अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है, फिजिबल रीजन बेटा किसको कहते हैं, ऐसा रीजन जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट हो। फिजिबल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अब देखें ज़रा गौर करना है, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। क्लियर, ये देखें, ये एक्स वाई प्लेन में ना, ये मैं ज़रा हाईलाइट इसको करने लगूँ, ये देखें, ये देखें सारा का सारा सॉल्यूशन, मैं पूरा हाईलाइट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये जो ब्लू सा हुआ है, क्लियर, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन कहलाएगा, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में बन रहा है। इसका हर पॉइंट, एक एक पॉइंट देखो, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, ये देखें, ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया, ये, इसमें ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा ही है। तो हर पॉइंट क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा उस लीनियर इक्वालिटी का। क्लियर, ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। ये देखें, दोबारा मैं समझा देता हूँ, ये आपके पास सारा फिजिबल रीजन आ गया, इसका एक एक पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। और फिजिबल सॉल्यूशन सेट क्या कहलाएगा, देखें लेट्स सपोज यहाँ से मैं एक पॉइंट उठाता हूँ, लेट्स सपोज कि बेटा ये एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई ना कोई x की वैल्यू होगी, इसके क्रॉस कोई ना कोई y की भी वैल्यू होगी, तो ये क्या कहलाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहलाएगा इसका। क्लियर होगी बात, देखें अ सेट, अगर उसको मैं सेट की शक्ल में लिखूं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन सेट। ऐसा ही है, तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन सेट लिखूं, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये सारा क्या कहलाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। उम्मीद है ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, गौर से समझना है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.2। इसमें टोटल इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स हैं, उसमें मैं आपको एक समझा दूंगा, वो सारे एक ही पैटर्न पे हैं, सारा तरीकाकार आप सीख चुके हो, तो इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट्स आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्लियर होगी बात। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। क्लियर, ज़रा गौर करें, अब आप मुझे बताएं ये क्या कहलाते हैं। अभी आपको मैं पढ़ा के आया हूँ, मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी देखिएगा ये क्या कहलाते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, जो नेगेटिव नहीं हो सकते। और ये सारी बातें मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा जो आपके स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है 5.3 में। तो फिलहाल आपको ये डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, और इनके लिए ज़रा गौर करना है। इनके लिए एक मैं छोटी सी एक्स वाई प्लेन बना के एक चीज़ आपको समझाता हूँ, ज़रा गौर करना है। ये एक मैंने ना एक्स वाई प्लेन बना ली। क्लियर, ये एक्स वाई प्लेन आ, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, और यहाँ पे वाई नेगेटिव आ गया। ज़रा गौर करना है, पहले एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, एक्स पॉजिटिव, इसके लिए आपको पढ़ाया हुआ कौन कौन सा क्वाड्रेंट शेड होगा, पहला और चौथा क्वाड्रेंट हम शेड कर लेते हैं, क्योंकि 0 से बड़ा है पॉजिटिव एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, तो यूं शेड हो जाएगा।
और इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो। ज़रा पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करें, एक्स इक्वल टू जीरो इसका मतलब है वाई एक्सेस भी शामिल होगा। क्लियर होगी बात। अब दूसरी बात, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब वाई पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव किस किस में आता है, फर्स्ट में और सेकंड में। ऐसा ही है, फर्स्ट में और सेकंड में, मैंने इसको शेड कर लिया। और y इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि आपकी x एक्सेस भी शामिल होगी। तो फिलहाल ये देखें, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। क्लियर होगी बात, जो कॉमन पोर्शन बन रहा है आपके पास। बहरहाल बाकी अब इनक्वालिटीज़ पे काम करते हैं। अब हम इसको लिखते हैं जी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, पहली इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या तरीकाकार समझाया हुआ था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। क्लियर, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। 1 में y को 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू बेटा 3। तो पॉइंट क्या आ गया, 3,0। कोई कन्फ्यूजन, और इस पे तो अब आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रिप हो गई है। क्लियर होगी बात। अब बेटा फॉर y इंटरसेप्ट क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0। x को बेटा 0 पुट करो, 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू -2। तो पॉइंट क्या आ गया, 0 और -2। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब आपको पता है इससे अगला स्टेप हम क्या करते थे, हमें टेस्ट पॉइंट लेना है जिसने डिसाइड करना है कि आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं, अपनी इनइक्वालिटी में x को भी 0 और y को भी क्या पुट किया जाता है, 0 पुट किया जाता है। पुट करें तो ये क्या आ रहा है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो टेस्ट पॉइंट तो ट्रू आ गया। तो आपको पता है अगर टेस्ट पॉइंट ट्रू हो तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होता है, टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होता है। ऐसा ही है, कोई कन्फ्यूजन इसमें। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ज़रा सेपरेट कर लेते हैं दोनों को। दूसरी आपके पास जो इनइक्वालिटी है उस पर यही सारी वर्किंग करते हैं। क्लियर, अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम लिखते हैं, क्या बनेगी बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और इसको हम नाम दे देते हैं, 2 का नाम दे देते हैं। क्लियर, अब दो वेरिएबल है, आपको पता है स्लांट लाइन लगी, और स्लांट लाइन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सारा प्रोसीजर आपको पता है। क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। पुट करो इसको, y 2x, y की जगह बेटा क्या आ गया, 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6। पॉइंट क्या आ गया, 6,0। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट करें तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4, और पॉइंट क्या आ गया, 0, 4। अब हमें क्या चाहिए, टेस्ट पॉइंट चाहिए। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या किया जाता है, इनइक्वालिटी में पुट करो, टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी में पुट करो x और y दोनों को 0, तो 0 इज लेस देन 12। तो बेटा टेस्ट पॉइंट क्या आ गया, ट्रू। इसका मतलब क्या है, आपका ग्राफ किधर शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। और इन दोनों का ये जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0
नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट जो है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मैं आपको इन दोनों का ये समझा चुका हूँ। ऐसा ही है, ये दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, जो हमने इसका ग्राफ बनाना है। क्लियर, ये मैंने आपको इन दोनों का समझा दिया। तो उम्मीद है ये वाली सारी वर्किंग तो आपको क्लियर। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से देख लेते हैं, एक हमारे पास 3 0 था और एक 0 -2, 3 0 और 0 -2, इसको मैं XY प्लेन पे बना देता हूँ। हम एक क्या करते हैं, XY प्लेन यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर ली, y एक्सिस थोड़ी लाइन ज़रा स्ट्रेट लगा लेते हैं, ज़रा आपका ग्राफ जो है ना अच्छा बन जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, y एक्सिस आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, x एक्सिस आ गई। काम करते हैं इसको ना ज़रा इससे सही प्रॉपर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस, ये हमारे पास पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, और ये बेटा क्या आ गया, नेगेटिव y। अब हमने क्या करना है, ज़रा पॉइंट्स को देखो बेटा, उसी कलर से मैं बताऊंगा, जो लाइन 3 0 और 0 -2, 3 0 1 2 3, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 0 -2, -1 और -2, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है बेटा, एक स्लांट लाइन हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्लांट लाइन आ जाएगी। ज़रा अच्छी सी आपने लाइन लगा देनी है। क्लियर, ये लेंगे। टेस्ट पॉइंट क्या आया था बेटा, ट्रू। टेस्ट पॉइंट ट्रू आया तो आपका ग्राफ किधर शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा। आपका ग्राफ बेटा किधर शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये नहीं जी, मैंने टूवर्ड्स ओरिजिन शेड कर लिया। सेम वही पुरानी वर्किंग है, सिर्फ उसमें ये नया आया था जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट थे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। 6 0 था एक पॉइंट, ये देखें 6 0 है और एक 0 4 है। 6 0 3 4 5 6, 6 0, और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, 0 4 1 2 3 और 4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक स्लांट लाइन आ जाएगी। क्लियर, आपकी दूसरी इनइक्वालिटी की क्या हो गया, ये हमारे पास दूसरी हमारे पास ये आ गई। क्लियर, इसका भी टेस्ट पॉइंट क्या आया था बेटा, ट्रू आया था। तो ग्राफ किधर शेड होना है, शाबाश, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये देखें जी, हमने किस साइड पे बेटा शेडिंग कर ली, ओरिजिन वाली साइड पे शेडिंग कर ली। क्लियर होगी बात। अब फिर दोबारा मैं उधर जाने लगा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको एक दफ़ा फिर मैं अलग अलग शेड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ लगे। ठीक है, मैं इधर कलर चेंज करता हूँ, x ग्रेटर देन 0, इधर देखना है, ये लिखा हुआ था एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था और एक क्या था, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शाबाश, आप में से कौन बताएगा जी x ग्रेटर देन 0। जब मैं इस तरह कहता हूँ, जाहिर सी बात है आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होगे, लेकिन आप उस वक्त ये सुन के अपने जहन में इसका इमेज तो बना सकते हो। x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है बेटा, x पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा ही है। और इक्वल टू 0 का क्या मतलब, आपकी y एक्सिस भी शामिल है। तो यूं मैं शेड कर लेता हूँ ये इस रेड कलर से, ठीक है। और उसके बाद हम ढूंढेंगे कि हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या बनेगा। जो हमारा कॉमन पोर्शन सारा होगा वो वाला रीजन, जो जिसमें से हम कोई भी पॉइंट उठाएं और हमारी तमाम की तमाम इनइक्वालिटीज़ को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्लियर होगी बात। अच्छा, एक कलर और सेलेक्ट कर लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, y पॉजिटिव है। y क्या है बेटा, पॉजिटिव है। y पॉजिटिव में कौन कौन से दो क्वाड्रेंट आते हैं, एक फर्स्ट वाला आता है और सेकंड वाला आता है। और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y इक्वल टू 0, पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। y इक्वल टू 0 का मतलब है आपकी x एक्सिस भी साथ शामिल होगी।
तो ये हम कर लेते हैं, पहले और दूसरे को हम शेड कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखना बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल क्लियर बना हुआ है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करवाई है। ये नहीं, अब हमने देखना है कि हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा है। सोल्यूशन देखना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कौन सा आपके पास बन रहा है इसमें सोल्यूशन रीजन। तो मैंने क्या कहा था, फिजिबल रीजन कौन सा होगा, ऐसा सोल्यूशन रीजन जो सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट होगा। अभी देखते हैं, इधर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन हमारा सोल्यूशन रीजन नहीं हो सकता। मैं जानबूझ के इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपको पता चल सके आसानी। ये वाला पोर्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब आपने खुद सोचना है। इसमें देखें ब्लू वाली तो आ रही हैं, रेड वाली नहीं है और ब्राउन वाली आ रही हैं, ये वाला भी नहीं हो सकता। अब बाकियों के आपने खुद जवाब अपने आप को देने हैं इससे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक पोर्शन बच गया है, ज़रा गौर करो, ये वाला भी नहीं हो सकता। ज़रा गौर करो, ये वाला पोर्शन क्यों नहीं हो सकता, ये वाला, क्योंकि इसमें जो आपके पास ब्राउन वाली, जो आपने जिस कलर से शेडिंग किया, ब्राउन कलर से शेडिंग किया, वो वाला इसमें नहीं आ रहा। तो फिर हमारा सोल्यूशन रीजन क्या हुआ बेटा, ज़रा गौर करना है। सोल्यूशन रीजन हमारा क्या हुआ, ये जिसको मैं अब शेड करने लगूँ, ये सारा पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। तो ज़रा गौर करो बेटा, पहला क्वाड्रेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्लियर, क्या बन रहा है, पहला क्वाड्रेंट, ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, ये सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट हुआ ऐसा ही है। कौन से क्वाड्रेंट तक बेटा रिस्ट्रिक्ट हुआ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन बोलेंगे, फिजिबल रीजन, ठीक है। और इसका एक एक पॉइंट क्या कहलाएगा, इसके अंदर देखो ना बेशुमार पॉइंट्स हैं, ये जो पर्पल कलर की है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं बेटा, बेशुमार पॉइंट्स हैं। और एक एक पॉइंट क्या कहलाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर इन तमाम को एक सेट की सूरत में लिखा जाए तो ये क्या कहलाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन सेट बनेगा। कोई कन्फ्यूजन। अब मसला ये है कि आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने हैं बेटा, क्या निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। और कॉर्नर पॉइंट्स का मैंने क्या हल बताया था, देखें, जो मैंने डेफिनेशन इसमें लेक्चर्स में ऐड की है कॉर्नर पॉइंट की, जो आपका सोल्यूशन रीजन होगा उसमें बाउंड्री लाइंस की जिधर जिधर इंटरसेक्शन होती है वो आपका क्या कहलाता है, कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स कहलाता है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बच्चे को कॉर्नर पॉइंट में ना हमेशा से इशू रहता है कि हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, वो यहाँ पे मिस्टेक करता है। तो उसका एक मैंने हल आपको बताया, आपने अपना सोल्यूशन रीजन डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने अपने सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन पे मूव करना है। जहाँ से आपको टर्न लेना पड़े ना, वो आपके पास क्या बनेगा, कॉर्नर बनेगा, या जिसको आप वर्टेक्स बोलते हो। तो याद रहेगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने सोल्यूशन रीजन डिफाइन कर लिया कि यार ये मेरा सोल्यूशन रीजन है। उसके बाद आपने करना क्या है, अपने सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन पे मूव करना शुरू कर देना है। तो जहाँ से आपको टर्न लेना पड़े वो आपका क्या बनेगा, कॉर्नर। चलें यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, इधर देखें, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये देखें, मैं अब हल्का हल्का इसको ना थोड़ा, ताकि आपको आसानी से समझ जाए, ये मैं मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक आया, मेरा सोल्यूशन रीजन इधर जा रहा है, तो मुझे यहाँ से टर्न लेना पड़ा, एक कॉर्नर ये बन रहा है। अब मैं यहाँ तक आया, यहाँ से मुझे इधर टर्न लेना पड़ा है, तो एक कॉर्नर ये बन रहा है, एग्री करते हो। अब यहाँ से मैं इधर आना शुरू हो गया हूँ, ये देखें, यहाँ से अब मैं इस साइड पे आना शुरू हो गया हूँ, क्लियर होगी बात। अब मैं जब यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ से फिर मुझे नीचे टर्न लेना पड़ा, तो ये मेरा एक कॉर्नर बन रहा है। ऐसे ही आसान हल है कि नहीं। अब यहाँ से आप इधर मूव करना शुरू कर दो, क्लियर होगी बात। अब जैसे ही यहाँ पे मैं पहुंचा, फिर मुझे अपने सोल्यूशन की बाउंड्री लाइन पे मूव करना है, फिर यहाँ से मुझे टर्न लेना पड़ा, तो ये एक मेरे पास कॉर्नर बन रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कॉर्नर पॉइंट को डिटेक्ट करने में कोई इशू आएगा। तो एक मैंने बड़ा ही देसी सा हल आपको बता दिया, और इसमें आपसे मिस्टेक भी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसा ही है ना। चलिए कोई भी नाम दे सकते हो, ये ओरिजिन है तो इसको मैं ओ कह देता हूँ। तो ये क्या होगा बेटा, 0,0, एक कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास। और देखिएगा, ये जो हम कॉर्नर पॉइंट्स निकाल रहे हैं, मैं बार बार इस एक्सरसाइज में रिपीट कर रहा हूँ कि 5.3 के जो एंड वाले क्वेश्चंस जब मैं आपको समझाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ाई गई, कॉर्नर पॉइंट्स क्यों निकलवाए गए, ठीक है, और नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट का आपको क्यों बताया गया, क्लियर। और जो प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट थे वो आपको क्यों पढ़ाए गए, ठीक है।
तो ये चीज़ें जहन में रखनी है, और एक दफ़ा जब मैं 5.3 करवाऊँगा उस वक्त भी ये सारी डेफिनेशन एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवा दूँगा, ज़रा चीज़ें रिफ़्रेश हो जाती हैं। क्लियर? अब इस पे आओ बेटा, ये आपके पास पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूँ ए का, ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। तो खुद सोचो, पहले लेक्चर में सबसे पहली चीज़ यही समझाई थी, आप अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो, अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। वाई 0 हो गया, और एक्स काउंट कर लो, ये देखो 1 2 3, ये 3 आ गया। समझ लगी? अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये बड़ा थोड़ा सा ना ट्रिकी काम है बी, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। अब देखें, ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ना, ये ना एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है ना वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ऐसा ही है। और हमने ना तो कोई एक्यूरेट मेजरमेंट की है अभी, ठीक है, स्केल लेके कि 0.1 का हमने सारी कैलकुलेशन करके लिखा हो। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ज़रा गौर करो बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ज़रा गौर करें, किन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? 1 का, ये इक्वेशन 1 का, और ये इक्वेशन 2 का। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो बेटा इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए मुझे दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं साथ इधर मेंशन करता हूँ, और ये वाली वर्किंग आपने नीट में ही करनी है, रफ में नहीं करनी, ठीक है। मैं इधर सामने लिखने लगूँ, फॉर कॉर्नर पॉइंट बी सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2। 1 क्या है बेटा आपके पास? 2x - 3y इक्वल टू 6, 2x - 3y इक्वल टू 6, और बेटा ये देखें दूसरी क्या है? 2x + 3y इक्वल टू 12। 2x, और ये बेसिक मैथ है, ये आपको आता है, ठीक है। ये लें जी, हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, एक वेरिएबल उड़ा देंगे, ये हो गया कैंसिल। 2x + 2x 4x, 12 और 6 18। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9/2। ये लें जी, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 9/2। ये आपने क्या किया? एक कॉर्नर पॉइंट क्या किया आपने बेटा? निकाल लिया। क्लियर? एक कॉर्नर पॉइंट आपने क्या किया? निकाल लिया। मतलब सॉरी, एक कॉर्नर पॉइंट कह रहा हूँ, ये जो बी कॉर्नर पॉइंट है इसका एक आपने कोऑर्डिनेट अभी निकाला है। अब दूसरा तो बड़ा ही आसान है, आप एक्स की वैल्यू किसी एक में इक्वेशन में पुट कर लो। तो मैं 1 में ही पुट कर देता हूँ, 2x की जगह बेटा 9/2 - 3y इक्वल टू 6। 2 इससे क्या हो गया? कैंसिल। 9 - 6 इज इक्वल टू 3y। 9 - 6 3 इक्वल टू 3y। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। तो बेटा जो बी कॉर्नर पॉइंट था इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या निकला आपके पास? 1 निकल आया। क्लियर? उम्मीद है ये वाली सारी वर्किंग भी आपको समझ लग गई होगी। अब सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट लिखना रह गया, तो वो तो आपको पता है किस पे है, वो y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 0। और y की वैल्यू हम काउंट कर लेते हैं, 1, ये देखें 1 2 3 और ये 4। तो ये आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इस लेक्चर को गौर से सुनना है, ठीक है। अगर आपको इन डेफिनेशन में अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है भी, तो इंशाल्लाह ये 5.3 जब मैं स्टार्ट करवाऊंगा तो उसमें मज़ीद एक दफ़ा मैं आपको ये सारा क्लियर करवा दूंगा। बहरहाल आपने स्पेशली ये जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल ये दी हुई है, इसको आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं। क्लियर? बाकी फिजिबल रीजन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर सकते हो। ऐसा रीजन जो सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट हो उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। और एक और, जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे उसने लिखा हुआ कि ग्राफ द फिजिबल रीजन, आपको यहाँ से पता लग गया। अगर नहीं भी लिख रहा तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा, तो फिजिबल रीजन ही आपके पास बनेगा। बाकी और
कॉर्नर पॉइंट्स का मैंने आपको तरीकाकार सारा समझा दिया। और एक चीज़ और इसमें दोबारा रिवाइज करने लगा हूँ, अगर कोई भी कॉर्नर पॉइंट ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना वाई एक्सिस पे, वो दरमियान में कहीं पे है, तो उसको आपने अंदाजे से नहीं लिखना, उसको आपने दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लिख लेना है। तो वो जो भी एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी वही होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही वो कॉर्नर पॉइंट होगा, या जिसको आप वर्टेक्स कहते हो। तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और ये सिर्फ आपके पास ना सिर्फ 5वें चैप्टर में ऐसा है कि सारे सवाल एक जैसे ही हैं, मतलब कि अगर आप 1-2 सवाल करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बड़े आराम से बाकी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो बाकी चैप्टर्स हैं बुक के, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद ही आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है बेटा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, उसमें मैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक होगी बात। इससे ये होगा हमारी 5.2 कंप्लीट हो जाएगी और इंशाल्लाह उसके बाद 5.3 करके ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़ बेटा, थैंक यू।